एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति पर लिखी किताबों में दो किताबें हैं जो पूरी दुनिया में और खासकर भारत में मशहूर है। पहली है कौटिल्य अर्थशास्त्र और दूसरी है चाणक्य नीति। ये दोनों ही किताबें लिखी है महान राजनीतिक शास्त्र आचार्य विष्णुदत्त ने, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। राजनीति में चाणक्य वो इंसान है जिन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर महान सम्राट बना डाला। भारत में तक्षशिला जो ज्ञान का भंडार था, वहां चाणक्य राजनीतिक शास्त्रों में सबसे बड़ा नाम था। राजनीति पर किए उनके काम और उनके कोट आज भी राजनीतिक विद्वान कोट करते रहते हैं। चाणक्य की नीतियां और उनका सरकार चलाने के लिए संकल्प इतना था कि सदियां बीत गई पर कोई दूसरा चाणक्य नहीं बन पाया। लेकिन फिर आया मोदी राज। अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। भारत की राजनीति में मोदी राज को बीजेपी का स्वर्णिम काल माना जाता है। राज्य पर राज्य बीजेपी जीतती जा रही है। विरोधी एक के बाद एक मुंह की खा रहे हैं। मोदी राज की ख्याति दिनों दिन देश के लोगों ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रही है और इन सब के पीछे भी एक राजनेता का दिमाग बताया जाता है, जिन्हें मौजूदा राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और वो नाम है अमित शाह। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के वो सिपह सालार हैं जो भारत में हर एक राज्य में चुनावों में उनकी जीत की गारंटी है। यही वजह है कि राजनीतिक पंडित उन्हें आज के दौर में भारतीय सियासत का कौटिल्य कहते हैं। लेकिन अब तो बीजेपी के अंदर भी उन्हें चाणक्य की उपाधि दी जाने लगी है। अमित शाह पूर्वोत्तर फतह करने के बाद मिशन कर्नाटक पर है। यहां बीजेपी का कमल एक बार फिर से खिलाने की रणनीति का जिम्मा अमित शाह के कांधों पर है। शुक्रवार को आई एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह को एक रैली के दौरान वहां के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और मंत्री सोमशेखर ने मंच से उन्हें एक तस्वीर भेंट की। यह तस्वीर गौर से देखिए। तस्वीर को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको चाणक्य और अमित शाह दोनों का एक साथ पोर्ट्रेट दिखाई देगा। इस पोर्ट्रेट के कई मायने हैं। कर्नाटक के नेता ही नहीं, आज पूरी बीजेपी और देश के विपक्षी नेता भी यह बात मानते हैं कि पीएम मोदी के पीछे आज बीजेपी के इसी चाणक्य का हाथ है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बेंगलुरु से आई अमित शाह की तस्वीर के कई मायने हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पहले कार्यकाल में अमित शाह भाजपा अध्यक्ष बने और बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर देश में सियासत की नई जमीन तैयार की। इस भगवा लहर में जाति, धर्म और संप्रदाय की सियासत हवा हो गई। वहीं मोदी राज के दूसरे टेन्योर में आज वो देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं। पार्टी अध्यक्ष बनकर अमित शाह ने चाणक्य की तरह ही पहले बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया और उसी के दम पर 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाकर मोदी लहर को बरकरार रखा। अमित शाह बीजेपी के वो कौटिल्य हैं जो पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के एजेंडे के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता नहीं कि वो दूसरे चुनाव की रणनीति में जुट जाते हैं। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने देश में 370 हटाने जैसा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, वो सालों से बीजेपी के एजेंडे में था। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे।
आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह बीजेपी की वो ढाल हैं जो लोकसभा के साथ साथ हर राज्यों में भी बीजेपी की जीत की इबारत लिखते जा रहे हैं। फिर वो पूर्वोत्तर में भगवा लहराने की बात हो या फिर गुजरात में 27 साल तक जीत बरकरार रख कमल खिलाने की बात हो, ये सब बीजेपी के इसी चाणक्य के दिमाग की उपज है जिसे मौजूदा दौर में शाह नीति कहा जाता है। अमित शाह बिना रुके बिना थके पर्दे के पीछे से अपना काम करते रहते हैं, फिर चाहे विरोधियों को उनके खेमे में मात देनी हो या गद्दारों को मिट्टी में मिलाना हो। शाह नीति में वो सारे हथियार, वो सारे हथकंडे मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल अमित शाह करते हैं। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 निरस्त कर दिया गया। पड़ोसी देशों से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन जैसे जटिल मुद्दों पर सरकार के सख्त फैसले हो। यह काम न सिर्फ बीजेपी के एजेंडे में सालों से थे, बल्कि अमित शाह की शाह नीति का हिस्सा भी थे। अमित शाह हैं तो पॉसिबल है। मोदी सरकार में एक स्लैंग बड़ा फेमस है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुमकिन को पॉसिबल बनाने का काम ही बीजेपी के इस चाणक्य का काम है। अमित शाह पीएम मोदी के पीछे काम करने वाले सिपाही हैं जो किसी भक्त की तरह सिर्फ उनके रास्ते में आने वाली अड़चनों, परेशानियों को खत्म करने का एक छोटा सा काम करते हैं। शतरंज के शौकीन, क्रिकेट को पसंद करने वाले अमित शाह क्लासिकल म्यूजिक भी सुनते हैं, लेकिन विरोधियों को पटखनी देना उनका सबसे बड़ा शौक है। अमित शाह की डिक्शनरी में इंपॉसिबल कुछ नहीं है। शाह ने यूपी, बिहार, एमपी ही नहीं, पूर्वोत्तर को भाजपा का आजगढ़ बना दिया है। पंचायत से पार्लियामेंट की रणनीति उनकी काफी सफल रही है। उन्होंने किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझा। विपक्षी ये कहकर तंज कसते हैं कि भाजपा के स्थानीय चुनाव में भी बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन शाह ने हर चुनाव को बराबर तवज्जो दी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा हो या दक्षिण के राज्य, अमित शाह जहां गए वहां पर बीजेपी की जीत का बीज बोकर ही आए। 2024 की रणनीति तैयार। जहां विपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विकल्पों की तलाश में है, उधर अमित शाह अभी कर्नाटक चुनाव की पटकथा लिखकर 2024 आम चुनाव का समीकरण भी साध चुके हैं। शाह ने किन राज्यों में कौन सा नेता फेस होगा यह डिसाइड कर लिया है। किस पार्टी से बीजेपी का गठबंधन होगा यह भी निर्धारित कर लिया है, और वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब कुछ पहले से ही शाह नीति में सब कुछ क्लियर। सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया, और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमित शाह की एक बात खास है, वो जो कहते हैं
खुलकर कहते हैं और जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। अब कर्नाटक चुनाव ही देख लीजिए। कर्नाटक के कई वरिष्ठ भाजपा नेता जहां इस बात को लेकर नाराज थे, असंतोष में थे कि हाईकमान येदियुरप्पा को ज्यादा तवज्जो देता है, शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद येदियुरप्पा के घर चले गए। वहां उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और घर वालों के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि शाह का ब्रेकफास्ट इन सारे नाराज नेताओं के लिए बड़ा संदेश है। अमित शाह का मानना है जीत के लिए जो जरूरी हो वो कदम उठाने चाहिए, फिर चाहे उसका कितना ही विरोध क्यों ना।